नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली की सियासी शतरंज के मोहरे बदल गए हैं। अब तक दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस किरण की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब केजरीवाल वर्सेस मोदी की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। बस थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के कड़कड़डूमा में मोदी की चुनावी रैली होने जा रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता, ज्यादातर सांसद दिल्ली के दंगल में उतर गए हैं। बीजेपी की बड़ी तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जो कहा सो किया। दिल्ली के दंगल में आज आम आदमी पार्टी ने जनता से 70 वादे किए। हर वर्ग को लुभाने के लिए सामने रखे गए मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने क्या क्या कहा, कुछ अहम वादे देखिए। पहला वादा, दिल्ली जन लोकपाल बिल पास कराएंगे। पिछले 20 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया। बच्चे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी। तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आज 1.25 लाख सीट्स हैं। दूसरा वादा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली की जनता की सीधी भागीदारी और दिल्ली सरकार में यह सुनिश्चित करने के लिए स्वराज का कानून पास किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। समय समय पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। तीसरा वादा, बिजली बिल आधे किए जाएंगे। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे और ऑडिट होने के बाद जो ऑडिट के नतीजे आएंगे उसके हिसाब से बिजली के दाम फिक्स किए जाएंगे। चौथा वादा, दिल्ली का पावर स्टेशन होगा। पांचवा वादा, बिजली कंपनियों में कंपटीशन की शुरुआत होगी जिससे बिजली सस्ती होगी। इन बिजली कंपनियों के बीच में कंपटीशन शुरू किया जाएगा। बिजली कंपनियों को केवल कंपटीशन से आपके दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। मान लीजिए ना, आपने 4 बिजली कंपनियां ले आए, ये तो ओलिगोपोली हो जाएगी। चारों बिजली कंपनियां मिल जाएंगी और अपनी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देंगी और दिल्ली के लोग तो वैसे के वैसे दुखी रहेंगे। जब तक सरकार के अंदर इन बिजली कंपनियों को ठीक करने की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक दिल्ली को अच्छी बिजली नहीं मिल सकती। वो पॉलिटिकल विल आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है। छठा वादा, हर घर को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देंगे। फिर से 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे। महंगाई को रोकने के लिए और भी कई सारे कदम इस मैनिफेस्टो में उनका जिक्र है। सातवां वादा, पानी पहुंचाने वाले टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिन जिन इलाकों में पाइपलाइन नहीं है या पानी कम आता है, वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जाएंगे। टैंकर माफिया को हमने 49 दिन में भी कंट्रोल किया था, अब दोबारा टैंकर माफिया को कंट्रोल करेंगे। आठवां वादा, 500 नए सरकारी स्कूल और 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे। पिछले 20 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया। बच्चे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी। तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। नौवां वादा, स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। 10वां वादा, निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी रखी जाएगी और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। आप सुन रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया उसमें क्या क्या तमाम वायदे किए गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है कड़कड़डूमा में और तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं दिल्ली चुनाव के मद्देनजर उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, हमारे साथ प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। आरती मेहरा बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ेंगी, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋषिकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, हमने सुना आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है, तमाम लोक लुभावन बातें उन्होंने कही है। नरेंद्र मोदी भी रैली करने वाले, लेकिन क्या वजह है, क्या बात है कि बीजेपी को अपना मैनिफेस्टो जारी करना रद्द करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे मतभेद पार्टी के अंदर कई इश्यूज को थे। देखिए, इश्यूज पर मतभेद के अलावा एक बड़ी मुश्किल ये है कि सामने आम आदमी पार्टी है जिसने इतने बड़े बड़े वायदे कर दिए हैं
क्या उसके बाद वायदा करना उसके ऊपर? अगर वो पानी मुफ्त करेंगे तो क्या करेंगे आप? पानी के बदले पैसा देना तो नहीं शुरू करेंगे? ये तो मैनिफेस्टो में नहीं लिख सकते। अगर आप 50% बिजली का दाम कम कर देंगे तो उसके बाद आप दूसरा क्या वायदा करेगा? तो ये भी एक व्यवहारिक नहीं, लेकिन मुद्दे तो वही रहते हैं। बिल्कुल, हर पार्टी के मुद्दे वही रहते हैं। मैनिफेस्टो में आप उसको किस तरीके से पेश करते हैं ये होता है। लेकिन यहाँ खबर ये है कि पार्टी के अंदर दिल्ली को फुल स्टेटहुड को लेकर मतभेद है। किरण बेदी उसके पक्ष में नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन पक्ष में थे, कई सारे और मुद्दे नहीं। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जहां तक मामला है, मुझे नहीं लगता कि कोई केंद्र सरकार ऐसा काम करेगी, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, तो चाहे कल को आम आदमी पार्टी की, जिसको मालूम है कि हमें करना नहीं पड़ेगा, वो सब वायदा कर सकते हैं। आप देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी वायदा किया था, उससे पहले भी करती रही है। बीजेपी मांग भी करती रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर वो मानते थे कि ये मांग ठीक है, तो कोई भी सरकार, कांग्रेस के लोग भी यही करते थे, जब विपक्ष में थे तो पूर्ण राज्य की मांग करते थे। लेकिन सत्ता में केंद्र में आने के बाद कोई सरकार, चूंकि ये कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है और सिटी स्टेट है ये, इसलिए कोई सरकार इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती। और मैनिफेस्टो लाएंगे, आप उसमें अगर चुप रहेंगे तो ये होगा कि इससे पहले क्यों बोल रहे थे, अब क्यों चुप है? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको अवॉइड करने के लिए, जिनसे बचने के लिए मुझे लगता है मैनिफेस्टो नहीं लाया जा रहा है। बाकी मतभेद का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर है। सवाल ये है कि बीजेपी में इस समय फैसले कौन लेता है? क्या उन लोगों में मतभेद है? जिन लोगों के हाथ में इस समय फैसला लेने की ताकत है, उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मतभेद है। तो इसलिए मतभेद से ज्यादा व्यवहारिक दिक्कत है कि क्या वायदा करें, कितना वायदा कर दें। और ये मानकर अगर जो पार्टी चल रही हो कि हम सत्ता में आने वाले हैं, उसके लिए वायदा करना और मुश्किल होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही कि नहीं आएगी। आप खुद एप्रीहेंसिव हैं कि कहीं लोग ये ना समझे कि सिर्फ वादा 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 हो रहा है और पूरा नहीं हो सकेगा। देखिए, केजरीवाल के वादों पर नजर डालें तो वो वादे भी कैसे पूरे किए जाएंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कहते हैं कि बिजली के बिल वो आधे कर देंगे। क्या पिछली बार उन्होंने किए? मेरा उत्तर है कि नहीं किए। क्या मेरा बिजली का बिल आधा आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या गरीबों के बिल बिजली के आधे आए? नहीं आए। क्या जिन लोगों ने पिटीशन डाली थी और जिन्होंने प्रोटेस्ट में बिजली के बिल नहीं भरे थे, उनके बिजली के बिलों की जो पेनल्टी थी वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे? क्या ऐसा हुआ 49 दिन के अंदर? नहीं हुआ। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि वादे तो बहुत सारे होते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2022 तक जितने झुग्गी झोपड़ी हैं उनको हटाकर उनको पक्के मकान दे दिए जाएंगे। क्या ये संभव है? संभव तो है, लेकिन क्या इस असंभव काम को संभव में बदल दिया जाएगा? इसके लिए जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है, इसके लिए जिस तरह के काम करने की जरूरत है, वो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में बेहद मुश्किल है। शीतल, इस चीज को हमको समझना होगा। और जो 5 साल का एजेंडा दिया है, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल तक वो कहती रही कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को ऑथोराइज कर दिया जाएगा। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 15 साल और 10 साल दोनों के कॉम्बिनेशन में वो क्या दे पाई दिल्ली को? इतनी लीगल अड़चने थी, उसने दिल्ली को दिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि कानून कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। केजरीवाल को 49 दिन के अंदर महसूस हो गया कि ठेके पे जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लीगलाइज करना या उनको पक्की नौकरी देना उनके लिए बेहद असंभव काम है, क्योंकि इतनी कानूनी अड़चने हैं। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, और उस समय उन लोगों से मिलने से भी मना कर दिया उन्होंने। जनता दरबार उन्होंने लगाया, लेकिन जनता दरबार का क्या हुआ? इतने लोग आ गए, और खुद केजरीवाल ने मेरे इंटरव्यू में माना कि इतने लोग आ गए जो उनसे मिलना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे, अपनी शिकायतें लेकर आ रहे थे, और इतनी उम्मीद उन्होंने जनता की बढ़ा दी कि उनको लगा कि एक दिन के अंदर उनके तमाम वादे सॉल्व हो जाएंगे, और केजरीवाल को छत पर जाके चढ़ना पड़ा। तो कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें होंगी, और जब आप जनता की अथाह उम्मीद, अथाह आकांक्षा के साथ सरकार बनाकर सरकार में आते हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर वादे कर देना आसान है, और बीजेपी इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है पूरे उसमें। कांग्रेस ने भी अथाह वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि 1.5 रुपए प्रति यूनिट हम बिजली देंगे। आप 15 साल सरकार में थे, तब क्यों नहीं दिया आपने?
आपने कहा कि झुग्गी वालों के पक्के मकान बना देंगे। आप 15 साल सरकार में थे, आपने क्या किया? नहीं, लेकिन तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं शीतल यहाँ पर। तो वादे करना एक बात है और वादों को इम्प्लीमेंट कर देना दूसरी बात। फिर भी विनोद जी के पास में आऊंगी, इस बीच ये तस्वीरें भी थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दें। एक तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जिसमें तमाम तरह के वादे किए गए कि 20,000 लीटर मुफ्त पानी हर घर को दिया जाएगा, बिजली के दाम आधे कर दिए जाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री सुविधा दी जाएगी। ये तमाम वादे इन्होंने किए हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कड़कड़ डूमा से तस्वीर देख रहे हैं, मंच सजा हुआ है, नरेंद्र मोदी का इंतजार है जो अपनी दूसरी बड़ी दिल्ली में चुनावी रैली आज करने जा रहे हैं कड़कड़ डूमा में। किरण बेदी जो कि मुख्यमंत्री पद की उनकी उम्मीदवार है बीजेपी की, वो आपको मंच पर नजर आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन इससे पहले दिल्ली में बीजेपी का चेहरा थे, वो आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और तमाम नेता यहां पर मौजूद है। मोदी का इंतजार है, थोड़ी देर में रैली है। लेकिन बात फिर वहीं पर विनोद जी, इसका मतलब कि जो आप मैनिफेस्टो की परंपरा ही खारिज कर देंगे या फिर फायदा क्या हुआ? फिर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उन पर अगर आपको लगता है कि ये वादे हम पूरे नहीं कर सकते या खोखले वादे हमें नहीं करने हैं, अगर आपकी इतनी भी आइडियलिस्टिक सोच है, तो फिर ये सब परंपराएं मतलब निराधार है। नहीं, देखिए, चुनाव घोषणा पत्र किसी भी चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और राजनीतिक दलों को इससे गंभीरता से लेना चाहिए। पहले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करती थी, बाकी सारी पार्टियां जारी करती थी। बीजेपी का आपने देखा लोकसभा के चुनाव में भी उनका घोषणा पत्र कब जारी हुआ? जब एक चरण के मतदान हो चुके थे। उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में घोषणा पत्र न जारी करके विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। तो कई बार बीजेपी, मुझे लग रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब शायद उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने में रहा करती थी। बाकायदा घोषणा पत्र कमेटी की बैठकें होती थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग उसमें बैठ करके तमाम सारे बिंदु निकालते थे। लेकिन अब जो नया नेतृत्व भाजपा का आया है, वो शायद घोषणा पत्र से ज्यादा चुनावी सभाओं में जो भाषण होते हैं और जो वादे होते हैं उन पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी जी ने, अब जैसे वादों की बात हो रही थी, तो वादे आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे किए, कांग्रेस ने भी किए और भाजपा ने भी कम नहीं किए। लोकसभा चुनाव में तो आपने इतने वादे कर दिए हैं कि एक एक वादा पूरा करना भारी पड़ रहा है। अभी तो लेकर के 15 लाख रुपए, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एक विजन होती है, लेकिन मैनिफेस्टो में बार बार चुनाव घोषणा पत्र मुझे लगता है एक लिखित दस्तावेज होता है और वो लिखित दस्तावेज होता है, उसमें आपकी पूरी आगे 5 साल तक क्या आप करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं कि 5 साल में सारे वादे अपने पूरे ही कर दें। कोई सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र को पूरी तरह 5 साल तक लागू नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन वादे सामने अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण लाना चाहिए और जिससे जनता को मौका मिले तीनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को देखें लोग और उस आधार पर तय करें। बिल्कुल। एक ब्रेक का वक्त है इसलिए आपको रोक रही हूँ इसी मुद्दे से और तमाम जो दिल्ली चुनाव के मुद्दे हैं और फिर थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी की रैली भी शुरू हो जाएगी, इस पर हम लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और उससे ठीक पहले ये दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करने जा रहे हैं कड़कड़ डूमा में। इससे पहले हमने उनकी 10 जनवरी को रैली देखी थी रामलीला मैदान में, जिसमें उन्होंने एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया था। पूरे भाषण में हमने जब अगर देखें उस रैली में दीपक, तो उन्होंने उसको एक 2 वे फाइट बना दिया था और तीसरे का स्कोप ही नहीं रखा था। एनआरकी की बात की थी, गवर्नेंस की बात की थी, गवर्नेंस वर्सेस, तो वो एजेंडा उन्होंने तभी सेट कर दिया था। आज के भाषण में उसी को आगे बढ़ाएंगे। मुझसे सवाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे आगे उनको बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनको दिल्ली के लिए अपना एक नया विजन देना पड़ेगा। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, दनादन सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, दिल्ली के लिए उनका विजन क्या होगा, दिल्ली के लिए वो क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के लिए उनके प्लान्स क्या हैं, दिल्ली के लिए वो किस किस तरह की सुविधाएं देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इस भाषण में, क्योंकि ये चुनाव के घोषित होने वाली के बाद पहली रैली है। रामलीला मैदान की उनकी रैली को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, विपक्षी दलों ने उस रैली को फ्लॉप बताया था। उसी के बाद ऐसा कहते हैं और उनके राजनीतिक टीकाकार तमाम ये बातें कहते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग तमाम ये बातें कहते हैं कि उसी रैली के बाद किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि सिर्फ मोदी के नाम के सहारे हमारी नैया पार नहीं लग सकती। यहां पर हमको किसी चेहरे की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं और किरण बेदी के नाम का कोई बहुत बड़ा असर दिल्ली पर नहीं दिखाई देता। इसीलिए ज्यादा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर एक बार फिर से आ गई है। तो नरेंद्र मोदी को यहां पर अपना विजन दिखाना होगा, अपनी भाषण कला को दिखाना होगा और अपने चमत्कार को एक बार फिर से चलाना होगा, क्योंकि मोदी का चमत्कार अभी कम
नहीं हुआ है। बिल्कुल, यानी इट्स बैक टू मोदी। और पिछले दिनों हमने देखा है, संजय शर्मा के पास पहले चल लेते हैं क्योंकि काफी देर से वो खड़े करकट डूमा में मौजूद है। संजय, कितना वक्त और नरेंद्र मोदी के भाषण को, उनकी रैली को शुरू होने में किस तरह की बातें आप अपने आसपास सुन रहे हैं? क्या सुगबुगाहट वहां पर इस वक्त ग्राउंड जीरो से? देखिए शीतल, सबसे ज्यादा जो उम्मीदें थी 10 जनवरी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलीला मैदान पर रैली हुई थी, उसके बाद इस रैली पर सबकी निगाहें लगी हुई कि प्रधानमंत्री यहाँ क्या बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह से निगाह लगी हुई है। एक तो क्राउड के लिए मैं बता दूं आपको, पूरा मैदान खचाखच भर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिल्ली के बारे में अपना विजन और ज्यादा क्लियर करेंगे। अनधिकृत कॉलोनियों को पहले से लीगल करने की कार्रवाई सरकार शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से ऑर्डिनेंस ला करके सरकार ने पहल की है, ये बड़ा कदम उठाया था। और अभी पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी काफी लोकप्रिय है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली का मतदाता, उसकी क्या ख्वाहिशें हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली की, काफी तंग बस्तियां, तंग गलियां हैं यहाँ पर। इस गलियों को, इस तंग बस्तियों को, अनधिकृत कॉलोनियों को कैसे सुधारेंगे, इस बारे में विजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यहाँ पर रखेंगे। शीतल, बिल्कुल। मनोज तिवारी को दीपक आप कुछ पूछना चाह रहे थे? संजय, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, आपने कहा भीड़ बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मनोज तिवारी अभी तक रैली को संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली के कौन कौन से नेता यहाँ पर मौजूद है और किस किस ने भाषण दिया है? क्योंकि रामलीला मैदान पर रैली हुई थी, उसमें शायद दिल्ली के नेताओं को उतनी भागीदारी नहीं मिली थी। आज किन किन नेताओं को भागीदारी मिल चुकी है? क्योंकि इस पर भी सवाल उठे थे कि रामलीला मैदान पर किन किन लोगों को बोलने का मौका दिया गया था। देखिए दीपक जी, सबसे पहले इस क्षेत्र के सांसद महेश गिरी, उनका भाषण हो चुका है। हर्षवर्धन, इस पूरे, वैसे तो पूरे दिल्ली के नेता रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं का है, उनका गृह क्षेत्र माना जाता है। पूरा ये यमुना पार का इलाका डॉक्टर हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन बोल चुके हैं। इसके अलावा 2 जिले आते हैं इस इलाके में, एक शादरा जिला आता है, दूसरा मयूर विहार जिला। दोनों में 5-5 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये जो 10 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं, उनको बोलने का मौका दिया गया है। यहाँ पर किरण बेदी आ चुकी है, मंच पर बैठी हुई हैं। अमित शाह आ चुके हैं, इनको भी बोलना है। ये लोग अभी बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग, जिनका सीधा जुड़ाव है, जिनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए, उनको वो लोग करीब करीब बोल चुके हैं। दीपक जी, बिल्कुल। तो मतलब पार्टी ने वो निराशा खत्म करने की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। तमाम, खासतौर से मनोज तिवारी के भी विरोधी स्वर हमें सुनने को मिले थे जब किरण बेदी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया गया था। फिर सफाई देनी पड़ी उनको, पीछे आज भी हमारे इंटरव्यू में कई सफाइयां दी उन्होंने। बिल्कुल, इसी पर लौटेंगे, इसी खबर पर लौटेंगे। हमारा ये खास पैनल हमारे साथ बना रहेगा। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।